नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आप देख रहे हैं अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। रामधाम में चोरी कितने कालनेमी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सारे कालनेमी जो हैं, कालनेमी का हिसाब प्रभु राम कर देंगे, तो सवाल यह है कि हैं कितने कालनेमी और कालनेमियों की सही पहचान हो चुकी है कि नहीं, कि एक आधा कालनेमी फिर से कहीं राम राम करके खुद को बचा लेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। रामधाम में चोरी कितने कालनेमी, आज इस पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, अलग अलग वो स्टेक होल्डर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका नजरिया जब आपके सामने रखेंगे तो इस मामले में 360 डिग्री समझ आप अपनी बनाने में कामयाब होंगे। पहले जरा यह खबर देखिए। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी का यह बयान, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, राम भक्ति कालनेमियों को निपटा देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु राम की भक्ति कालनेमियों को निपटा देगी। हनुमान जी को भी कालनेमी ने छल से रोका था, लेकिन वो भी निपट गया। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जरा सुनिए। अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। कालनेमी ये किरदार जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि जिस प्रसंग का अभी उल्लेख यहां योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, साधु जैसा पहनावा, मुंह में राम राम और कृत्य दूसरे को धोखा देने का और कुछ गलत करने का मंसूबा, ऐसे लोग कालनेमी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कालनेमी जैसी हरकत की होती है। क्या ऐसी हरकत वाले हर एक चेहरे को पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, और अब कालनेमी के साथ जो हुआ था क्या वो उनके साथ भी होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, पहचानना, जानना, क्योंकि जाहिर है उन लोगों के ऊपर शक बड़े मुश्किल से, और लोग तो बहुत सारे यही कहेंगे कि इसके मुख में तो राम राम है, देखिए साधुओं जैसा वेश है, ये कहां हो सकता है ऐसा कुछ करने वाला। लेकिन कालनेमी की खासियत ही यही होती है, इसी तरीके से वो लोगों को छलता है। अब जरा देखिए, चढ़ावा चोरी, इस मामले में चंपत ही धुरी है क्या? चंपत राय बंसल, क्या उन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं जिनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इंटरोगेशन तो उनसे हो रहा है, लेकिन वो अब भी पद पर बने हुए हैं क्योंकि इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। चढ़ावा चोरी, क्या चंपत राय ही है धुरी? कालनेमी की पहचान के संदर्भ में जरा यह जिक्र भी बड़ा आवश्यक है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि धुरी इसमें चंपत राय दिखाई दे रहे हैं? जरा इन चीजों पर निगाह डालिए। पहले तो देखिए, बैंक में दखल के मामले में, क्योंकि बैंक ये कहता रहा कि कुछ एक कर्मियों को रोटेशन में बदला जाना है, और यह तय हुआ था ट्रस्ट के बीच में और बैंक के बीच में जो एमओयू हुआ था, उसमें तय हुआ था कि पीरियोडिकली सामयिक रूप कुछ एक समय के बाद, कुछ एक काल के बाद इन लोगों को बदला जाएगा, जो लोग वहां गणना के काम में ट्रस्ट की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उनको बनाए रखा गया पद पर। टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी हुई। टिन्नू एंड कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों? वो तो एक ड्राइवर था, उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों कि सारी चाबियां उसको सौंपी गई? एमओयू की अनदेखी क्यों की गई? वो सवाल अपनी जगह बड़ा है। नियुक्तियों में क्या अहर्ताओं की अनदेखी हुई? कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उसकी अपनी इंटीग्रिटी के संदर्भ में उसका बैकग्राउंड क्या कहता है, क्या ड्यू डिलिजेंस किया गया? चोरी की अनदेखी क्यों की गई? चोरी की अनदेखी जब सीजर भी हो रहा है, उसके बाद सामने आकर यह कहना कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया है, ऐसा क्यों हुआ? सबूतों से छेड़छाड़, क्या इसे नहीं माना जाएगा? और अगर ऐसा भी हुआ है तो क्या धुरी के संदर्भ में जो बातें कही जा रही हैं वो अपनी जगह सही कही जा रही हैं? बैंक में दखल वाले मामले में अगर थोड़ा डिटेल में जाएं, जरा देखिए, गणना कर्मचारियों को बदले जाने से रोका गया। जो ट्रस्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते थे काउंटिंग के काम में, उनको बदला जाना था कुछ समय में, पीरियोडिकली ये चेंज होना था, लेकिन ये करने नहीं दिया गया। 3 महीने पहले
बैंक अलर्ट आया था, बैंक की तरफ से कहा गया था कि अब लोगों को बदले जाने का वक्त आ गया है और इनमें से हो सकता है कुछ लोग ठीक काम नहीं कर रहे हो। कर्मचारी बदलने की पेशकश क्यों ठुकरा दी गई? बैंक इस बारे में फ्लैग कर रहा था। बैंक के ऊपर, खैर बैंक के ऊपर भी जांच का दायरा बढ़ गया है, बैंक के लोग भी जांच के दायरे में हैं, लेकिन बैंक ने तो अलर्ट किया था। फिर इसमें रजिस्ट क्यों किया गया चंपत राय की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब टिन्नू एंड कंपनी पर मेहरबानी क्यों? टिन्नू के रिश्तेदारों की नियुक्ति क्यों होती रही? टिन्नू को चाबियां क्यों सौंप दी गई? इतना ज्यादा भरोसा कैसे एक व्यक्ति पर कर लिया गया? गणना के काम में रिश्तेदार क्यों रखे गए? ये वो तमाम सवाल हैं जो धुरी की तरफ इशारा करते हैं। रिश्तेदारों को संवेदनशील जगहों पर एंट्री कैसे दे दी गई? भरोसा इतना ज्यादा कैसे हो गया कि तमाम जगहों पर उनकी आवाजाही होती रही और उस पर अनदेखी होती रही? एमओयू की अनदेखी, बैंक और ट्रस्ट एमओयू का पालन नहीं हुआ। बैंक और ट्रस्ट के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था, जिन शर्तों के तहत दोनों को काम करना था चढ़ावे के मैनेजमेंट के संदर्भ में, बैंक ट्रस्ट एमओयू का पालन नहीं हुआ। दान पात्र खोलने के नियमों की भी अनदेखी इसमें हुई, यह भी पाया गया है। दान पात्र खोले जाने में निर्धारित सदस्यों की अनुपस्थिति होती थी। जितने लोगों के कोरम के समक्ष ये होना था उतना होता नहीं था। गणना कर्मियों के ड्रेस कोड का भी पालन नहीं होता था। एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में उनको होना चाहिए था, लेकिन ये भी अगर नहीं होता था तो कोई बात नहीं, उससे भी काम चल जाएगा वाला रवैया था। बैंक कर्मियों को की अनिवार्य मौजूदगी का पालन, कि जब भी ये दान पात्र खुलेंगे वहां पर बैंक कर्मियों की अनिवार्य मौजूदगी होगी, पर्टिकुलर ड्रेस कोड का पालन होगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट की तरफ से और बैंक की तरफ से जब हो जाएंगे तभी उसको खोला जाएगा। इन तमाम बातों की अनदेखी की गई और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ है और इस होने देने में क्या चंपत राय ही धुरी हैं? अब यहां आइए जरा, नियुक्तियों में हेराफेरी, कम उम्र के गैर अनुभवी लोगों की नियुक्ति इसमें कैसे हो गई? ये बिना योग्यता के, बिना ये देखे कि वो अर्हताओं को पूरा करते हैं कि नहीं, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, लोगों की नियुक्तियां, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते रहे? नियुक्तियों में कोई आधार तय क्यों नहीं किया गया कि ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है और अगर इतनी योग्यता होगी तो ही उसे रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा? किसी को भी क्यों रख लिया गया? नियुक्तियों में जमकर भाई भतीजावाद क्यों दिखाई दे रहा है? ये ठीक है कि अपने लोगों पर ज्यादा यकीन होता है जिनके साथ आप वर्षों वर्ष रहते हैं, लेकिन कहीं ये खेल करने के लिए जानबूझकर तो नहीं किया गया कि भरोसा इस बात का कि मुंह नहीं खोला जाएगा? ये अब देखिए जरा, चोरी की अनदेखी हुई। अब इसमें देखिए, अनुकल्प मिश्रा के संदर्भ में अगर आप देखें तो ये व्यक्ति पहले एक राइडर था, रनर, मतलब चीजों को इधर से उधर ले जाने का काम इसका हुआ करता था। मंदिर में केवल 18,000 रुपए इसकी सैलरी, नीचे बॉटम में ध्यान दीजिएगा, 65 लाख का घर लेकिन इसने खरीदा। क्या ये आय से ज्यादा वाला मामला नहीं है? चंपत राय गृह प्रवेश में कैसे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा कि इतना पैसा तुम्हारे पास आ कहां से गया? 18,000 की सैलरी में तो ये हो नहीं सकता, ये तुमने मकान बनवा कहां से लिया? चंपत राय गृह प्रवेश में गए और उनके दिमाग में बात उठी क्यों नहीं? उनके दिमाग में ये ठनका क्यों नहीं कि वो ये सवाल पूछें कि तुमने ये पैसा इकट्ठा कहां से किया है? अब जरा यहां पर लवकुश मिश्रा के पहले, ये लवकुश मिश्रा के बारे में देखिए, अनुकल्प के बारे बाद। पहले फूड डिलीवरी का काम किया करता था ये व्यक्ति। पत्नी के खाते में हर महीने 2 लाख रुपए ये कैसे जमा करता रहा? 25 लाख की जमीन इसने कहां से खरीद ली? पत्नी के अकाउंट में 2 लाख हमें हर महीने जमा भी और 25 लाख रुपए का इसकी जमीन, 80 लाख का घर इसने कैसे बनवा लिया? और यहां पर भी चंपत राय ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहां से? क्या उन्होंने इन बातों से आंख मूंदा जो एक आपराधिक लापरवाही का स्पष्ट केस दिखाई देता है? इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चोरी की जानकारी, अब यहां ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, चोरी की जानकारी समय पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? अगर उन्हें यह पता चल गया था 5 तारीख को छापे में अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे, तो यह बरामदगी तब दिखाई क्यों नहीं गई? फिर अगले दिन उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट इशू किया उसमें यह क्यों कहा चंपत राय ने कि हम समय समय पर ऑडिट कराते हैं, इसमें दान की ऑडिट भी होती है और ऑडिट में कोई गड़बड़ी, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया गया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये छापेमारी जो हुई थी, जो सीजर हुआ था, इसको वक्त रहते क्यों नहीं दिखाया गया? दुनिया को वो क्यों नहीं बताया गया जो एक्चुअली घटा था? इसमें लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? यही बात वो है जो ये बताती है कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या कुछ एक सच्चाई को ऐसा चाहा गया है कि ये लोगों के सामने ना आए? बरामद पैसे सबूत के तौर पर क्यों नहीं रखे गए? ये तमाम वो चीजें हैं जो आज बड़े सवाल बनकर सामने खड़ी हुई हैं और जो ये इशारा कर रही हैं कि चंपत राय ही इस मामले में धुरी हैं क्या? और धुरी हैं अगर, तो गिरफ्तारी तो छोड़िए,
उन्होंने 20-25 दिन बाद जो इस्तीफा दिया वो इस्तीफा भी अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। हमारे साथ अभी से कुछ देर पहले हमने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बातचीत की। उनसे की हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत उनका। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। सुनील साजन जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, लगातार हमारे साथ इस चर्चा के दौरान कई बार वो आए हैं, बहुत धन्यवाद, उनका वक्त भी हमारे साथ उन्होंने साझा किया है। और डॉक्टर अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, अपना वक्त हम एक बार फिर हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल नजरियों की तरफ जाऊं, एक बार अरविंद जैन साहब से ये पूछ लूं। अरविंद जैन साहब, अभी तक जो कुछ घटा है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जो आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपकी निगाह में खटकने वाली बातें। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो खटकने वाली बातें हैं, पहली बात, सीसीटीवी के फुटेज क्यों नहीं रखे गए? उनको अगर किसी ने डिलीट किया है, कल वो आरएमओ जो है, रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जो 17 साल से अयोध्या में पोस्टेड था, कल उसको हटाया गया है, वहां से ट्रांसफर किया गया है। ये चीजें जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आखिर उसकी भूमिका क्या थी और डिलीट करने में उसकी भूमिका क्या थी। ये जो सीसीटीवी फुटेज हैं, ये रिट्रीव किए जा रहे हैं, प्रयास चल रहा है रिट्रीव करने का, और रिट्रीव करने के बाद एक एक फुटेज को देखा जाएगा। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है कि कब कौन कहाँ पे बैंक कर्मी या गणना कर्मी जो है इसके अंदर गड़बड़ कर रहा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में मुल्जिम बनेंगे और तब इन लोगों के बयान लिए जाएंगे कि ये किसकी शह पर, किसके कहने पर रखे गए थे और क्या इनकी क्या भूमिका थी और इनके ऊपर वरद हस्त किसका था, ये पता लगाया जाना नितांत आवश्यक है। जैसा कि आपने प्रॉपर्टीज दिखाई टीवी चैनल्स पे, मैंने भी देखा है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मतलब इम्पॉसिबल टास्क है कि कोई आदमी फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, वो इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी कर सकता है। बड़ा स्वाभाविक है कि उसको इन सब बातों का जवाब देना होगा। इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि साथ में गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, और सेक्शन 14 में, जो गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14 है, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, उसमें प्राविधान है कि जो इलीगल गेम्स हैं, क्राइम प्रोसीड्स हैं, उनसे जो संपत्ति खरीदी जाती है उसकी जब्ती की कार्रवाई इसमें हो सकती है। ये बड़ा पोटेंट सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी संपत्तियां जो मिलती चलें सब गैंगस्टर एक्ट में इनको अटैच करते चलें। ये खुद जस्टिफाई करेंगे कि कहां से इनके पास पैसा आया और कहां से इन्होंने इतनी संपत्तियां जब्त की। दूसरा तरीका है कि आप ईडी को जांच दें और वो पीएमएलए के तहत इन संपत्तियों की जब्ती करें। फिर भी तब भी ओनस जो है वो इनके ऊपर होगा कि वो प्रूव करें कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। वो ये प्रूव कर नहीं पाएंगे। ये एक्शन भी नितांत आवश्यक है। आपको क्यों लगता है सर, इस धारा के तहत जब आपको ये लग रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया काम है ये और इसमें गैंगस्टर वाली धारा लगनी चाहिए, पुलिस के जहन में ये बात क्यों नहीं आई होगी? क्या ये इतनी दूर की कौड़ी है, इसको समझा जाना क्या बहुत मुश्किल काम है? कोई बहुत विशेषज्ञ बहुत दिनों बाद, माथापच्ची के बाद ये समझ सकता है? सहज समझ में आने वाली बात नहीं है क्या ये? देखिए, है क्या कि बहुत सी हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि गैंग एक्टिविटी को एक या एक से अधिक बार अगर हुई हो और कॉमन मेंबरशिप हो सबकी, तब आप गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हैं। और मैंने ऐसी कोर्ट की रूलिंग भी देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर गैंग एक्टिविटी का शक है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी आप इसको लगा सकते हैं। ये जनरली लगता नहीं है पर लगा सकते हैं इसको। आप गुड फेथ में लगा रहे हैं, आपका कोई इसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं है, आप लगा रहे हैं और लगा के इसकी संपत्तियों की जब्ती कर रहे हैं। जिसको जाना होगा हाई कोर्ट जाएगा और उसमें वहां से रिलीफ पाने की कोशिश करेगा। और पुलिस को अपनी तरफ से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही इसमें लगाना होगा, तभी जो है ये संपत्तियों की जब्ती हो पाएगी। अन्यथा कोई और प्राविधान पुलिस के पास नहीं है जिसमें कि ये सब जो संपत्तियां हैं, ठीक है, ये सब लावारिस पड़ी रहेंगी, पर इनकी जब्ती भी होनी चाहिए जिससे आगे चल के इनकी नीलामी हो और ये पैसा जो है रिकवर हो सके इन चोरों के पास से। ये महत्वपूर्ण बात है। एफआईआर के से लेकर
जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी पुलिस रिमांड ली जानी चाहिए थी कि नहीं, इससे लेकर क्यों जो सत्य वक्त वक्त पर सामने आ रहे थे, अगर अंदर खाने जांच चल भी रही थी तो बाहर पब्लिक एट लार्ज से उसको छिपाया क्यों गया, इन सवालों से लेकर ये बातें पूछी जा रही हैं कि अगर बैंक कर्मियों ने फ्लैग किया था, 3 महीने पहले बताया था कि कुछ गड़बड़ हो रही हो सकती है, लोगों को रोटेट किया जाना चाहिए, तो रोटेशन को रजिस्ट क्यों किया गया, ये तमाम बातें क्या ग्लेयरिंग इंडिकेशन है कुछ चीजों की तरफ कि कौन शामिल था, वो संलिप्त था या केवल अनदेखी या लापरवाही थी? इसमें आप शुभम क्या समझते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? देखिए दिनेश जी, मैं मानता हूं कि मेरे ज्यादा समझने से महत्वपूर्ण यह है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और जो कि हो रही है, उसके निस्तारण पर पहुंचकर जाया जाए और वहां पहुंचकर यह तय किया जाए कि किसकी जिम्मेदारी थी और किसने ये सब किया और कौन इसमें जिम्मेदार है, और एक एक की जिम्मेदारी फिक्स करके जितनी भी चीजें थी, जो भी मंदिर से 1 रुपया जिसने भी चुराया या इधर उधर किया, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उसको वापस लाया जाए। मैं क्या समझता हूं, आप क्या समझते हैं, ये ऐसे हुआ तो वो वैसे क्यों हो गया, ये तमाम स्पेकुलेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें ये तय करना पड़ेगा और ये काम पुलिस का है। जाहिर है उसमें अपने अपने कंसर्न्स और अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। जहां लोग कहते हैं कि भाई इसमें गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, वो एक विचार हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर मंदिर के चढ़ावे से वो ज़मीनें खरीदी गई हैं तो जाहिर है वो वापस मंदिर ट्रस्ट को आनी ही है। सरकार की सिर्फ एक ही इसमें कमिटमेंट है कि पूरे तरीके से पुलिस के पास एक फ्री हैंड है कि जिस भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना है, जिस भी व्यक्ति को आपको लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के रडार में आता है, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और इस पूरे मामले को बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह देश की जनता के सामने रखिए। और जैसा कि अभी तक हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जब विषय आस्था का हो तो आपको उससे डील करते समय, उसको देखते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और वही यहाँ पर हो रहा है और वही यहाँ पर होगा भी। किसी के लगने से कोई फर्क नहीं होता, मुझे क्या लग रहा है या किसी और को क्या लग रहा है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जांच को सही होना चाहिए और जांच सही हो रही है। अतुल लोंढे पाटिल जी। दिनेश जी, जांच सही हो रही है ये तो फिर आपको लग रहा है। पहले एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद एसआईटी लगनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वैसा तो हुआ नहीं है। गोपाल राय क्यों कर्नाटक में चला गया, और कर्नाटक में जब 2021 से लेकर 2026 तक चोरी पकड़े जाने तक जिस तरह से ज़मीनें खरीदी गई बीजेपी के विधायकों द्वारा कर्नाटक में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है। जब ये दीपक पाटिल करके है जिन्होंने सबसे पहले शिकायत दर्ज की है, जिनके पास सारे सबूत है, ज़मीनें खरीदी गई है, तो वो उनको एसआईटी क्यों नहीं बुला रही, क्योंकि एसआईटी तो यूपी तक सीमित है। फिर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो सीधा सीधा यहाँ दिखाई दे रहा है। चंपत राय को कौन बचा रहा है। आपने बड़ा सवाल खड़ा किया कि चंपत राय को 80 लाख का घर दिखा नहीं, क्या उन्हें दिखा होगा। चंपत राय को ये लग रहा होगा कि इसने सिर्फ 80 लाख का घर क्यों बनाया, इसने तो 2-4 करोड़ का घर बनाना चाहिए था, क्योंकि चोरी इतनी हो रही थी। महिपाल जो वहाँ पे लेखापाल थे, मेरे ख्याल से लेखापाल थे वहाँ पे, तो महिपाल जी ने 2021 में ही बता दिया था कि यहाँ पर रोज का 5 लाख का घपला गबन हो रहा है। जमीन की चोरी तो पहले ही पकड़ी गई थी। कोई अंसारी है और कोई पाठक, इन लोगों ने 2 एकड़ की जमीन को, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ 30 लाख तक बढ़ाकर राम मंदिर के ट्रस्ट को बेच दी। ये करते समय बड़े अंसारी और पाठक की जो है वो दोस्ती इकट्ठा जो है सामने स्पष्ट तरीके से दिखती है। तो ये लोग चले कैसे गए, जब एसआईटी लग गई थी तो चंपत राय चले कैसे गए, गोपाल राव चले कैसे गए, इनके ऊपर क्या इंक्वायरी हो रही है, जाकर वहाँ पर भोसबले जी से मिलने का क्या मतलब है, जो कि आरएसएस के नंबर 2 है। तो ये पूरा जो है ये चंपत राय के साथ में किसने चपत लगाई है इस देश की आस्था को, इस देश के सबसे बड़े सम्मान को। तो ये जानकारी जो ली जा रही है और जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो, आपको लग रहा है शायद कि इंक्वायरी सही हो रही है। इंक्वायरी सही हो रही है तो सीबीआई को दीजिए ना, क्योंकि एक स्टेट का मामला थोड़ी है ये तो कर्नाटक में भी इसके सब दिख रहे हैं, बीजेपी से रिलेटेड लोगों का जो संबंध है। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप जो एक बात कह रहे हैं, ये महिपाल जी को, ये सारी चीजें जो आपने है, एक बात कही है, महिपाल जी को एट्रीब्यूट करते हुए कही है कि 5-6 लाख रुपए का हर दिन खेल हो रहा था। अभी इत्तेफाक से जो फर्क पाया जा रहा है, अभी जो फर्क पाया जा रहा है सर, अभी इन दिनों फिर दान फिर से बढ़ा है, चढ़ावा फिर से बढ़ा है। 18 लाख के आसपास जो होता था, 16 से 18 लाख, वो इन दिनों 22 से 24 लाख, तो ये 5-6 लाख का ही डिफरेंस है। तो यहां कुछ इंडिकेशन है क्या? लेकिन एक बात आपने यहां पर कही कि उनको 60 का दिखा तो उनको यह लगा होगा कि इससे ज्यादा का क्यों नहीं है। ऐसा क्यों लगा होगा उनको? उनके ऊपर वो तो एक तरीके से वहां चीजों पर निगाह रख रहे थे। आप कह रहे हैं उनको लग रहा होगा कि और बड़ा क्यों नहीं बना दिया। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं,
उनके आंख के नीचे चोरी हो रही थी और उनको पता नहीं था ऐसे कैसे होगा। बैंक फ्लैग कर रही है। आपने एक मुद्दा और इसमें थोड़ा सा मिस हो गया, वो था ऑडिटर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर ने भी इसको फ्लैग किया था। ऑडिटर ने इसकी लेयर्स जो है वो फॉलो नहीं की जा रही है, इसके ऊपर भी फ्लैग किया था और वो भी 2020 में किया था। तो सारी चीज़ें जो है एकदम स्पष्ट तरीके से सामने है। तो इंक्वायरी ऐसे क्यों नहीं हो रही? ट्रस्ट किसने बनाई थी? ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री ने बनाई थी। किसके ऊपर ध्यान था? योगी जी का ध्यान था। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री। ट्रस्ट के मेंबर किसने अपॉइंट किए थे? प्रधानमंत्री ने किए थे। ट्रस्ट पे सबसे बड़ा आदमी कौन था? चंपत राय के बाद वो नृपेश जो है सबसे बड़े अधिकारी थे पीएमओ के, वो अधिकारी थे। इनके रहते हुए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, क्या क्या क्वाड्रपल। तो आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे लोग वहां पर थे। सुनिए ना, सुनिए सर, अब आपकी बात लेकर जाता हूं ना, बाकी लोगों के पास भी जाता, आपके पास लौटता हूं सर। बस 10 सेकंड। अच्छा प्लीज। 10 सेकंड। जितनी भी जमीनें खरीदी गई है, जितनी भी जमीनें 2019 में, 19 के बाद, उन जमीनों की जो है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा घपला है। कौन जमीनें लेने आया था, कैसे पैसे मूव हुआ है, इसमें ईडी का भी आना बहुत जरूरी है। जैसे कि वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जी ने कहा है, वो सही है। आपकी बातों का जवाब 1 मिनट आपके बल्कि। शिवम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिन गोपाल राव को 50 से 60 बार 21 से 26 के बीच में जो है कर्नाटक जाने की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो 5 बार गए हैं और उसका अभिलेख मौजूद है। दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज कही कि यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, गोपाल राय पर, वो उस पर चंपत राय पर जो है इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इस तरह की चीज़ें कौन बचा रहा है। मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आप नहीं है। जाहिर है इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से और अपने हिसाब से चल रही है, किसी को बचाकर यहाँ किसी को कोई फायदा नहीं है। बीच में मत बोलिए। दूसरा एक और चीज़ इन्होंने कही, ये देश के लिए सबसे बड़े गौरव और सम्मान का मुद्दा है। क्यों आज ही है गौरव और सम्मान का मुद्दा? पिछले 100 साल से, पिछले 70 साल से आप देश को गालियां देते आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर अपमान करते आ रहे हैं, मंदिर का विरोध करते आ रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, राम सेतु को डिनाय आपने कर दिया, सारी चीजें आपने कर दी और आज आपके लिए सम्मान का मुद्दा है। लेकिन हमारे लिए है, आपके लिए हो या ना हो। और अंत में 10 सेकंड में ये चीज कहकर खत्म करना चाहता हूं, बड़े सम्मान से, जब मैं कोई भी ऐसा दूसरा रेफरेंस गिना रहा हूं तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहां पर चढ़ावे में चोरी करने वालों को बचा रहा हूं। लेकिन यह सच्चाई है। केरला में जो सबरीमला में 4.5 किलो सोना चोरी हुआ है, वहां पर अब लेफ्ट की सरकार चली गई है, अब कांग्रेस की सरकार है। हाथ जोड़कर निवेदन है, वो भी सनातन से संबंधित मंदिर है और उस पर भी सनातन की आस्था इतनी ही और हिंदू धर्म की आस्था इतनी ही है। अगर थोड़ी सी भी शर्म और थोड़ी सी भी लिहाज और थोड़ी सी भी जिल्लत अगर आती है तो कृपया कर उस एसआईटी को देश के सामने सार्वजनिक करें और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाएं। ये दूसरों को कहना और ये सब करना आसान है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। ये सब कहने के बाद भी मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं और ना जस्टिफाई कर रहा हूं कि जो चंदा, जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उसको एक एक रुपए को वापस लेकर आएंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का। ठीक है, लेकिन आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं, अतुल लोंढे पाटिल जी, और एक साथ जवाब लूंगा मैं। अब जरा आलोक कुमार जी से जब हमने बात की और ये पूछा कि इस मामले में उनको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने कब कब क्या किया और क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिए। वो हालांकि सवाल वो नहीं था, लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख करना जरूरी समझा। जरा उसको तैयार रखिएगा, अतुल लोंढे पाटिल जी को वो भी सुना दें, फिर एक साथ जवाब लेते हैं। लेकिन मैं इसको लेकर सुनील साजन जी के पास, ये इन्वेस्टिगेशन कराना और उसका तरीका चुनना, ये उस समय के हुक्मरानों के हाथ में होता रहा है और अभी भी वही है। और जब ये कहा गया है कि 500 साल इंतजार जब किया गया तो 15 दिन और इंतजार कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, काल नेमी बचेंगे नहीं, तो इंतजार कर लिया जाना चाहिए। देखिए, ये बात तो ठीक है कि 500 सालों से भगवान राम के मंदिर का इंतजार था, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह सकती कि वो 500 सालों से इंतजार कर रही थी। बीजेपी तो 84 तक इस मामले में थी ही नहीं, उसका मुद्दा ही नहीं था। वो तो जब 85 और 86 में बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया और 89 में उसने अपने घोषणा पत्र में रखा, अपने एजेंडे में रखा। हो सकता है वो बीजेपी को एड्रेस ना कर रहे हैं, वो राम भक्तों को एड्रेस कर रहे हो कि 500 सालों का इंतजार हुआ है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन का तरीका ठीक है, तो उस राम भक्त तो उस जी देखिए दिनेश जी, उस राम भक्त में हम आप सब लोग हैं। अगर हम ही आपको वो संबोधित कर रहे थे, और जो तरीका है, तरीके पे ही तो सवाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है दिनेश जी? बीजेपी की। और दान पात्र के लूट में शामिल कौन है? बीजेपी। बीजेपी के मदर संगठन आरएसएस
और विश्व हिंदू परिषद। हम अगर व्यवहारिक तौर पर कहें कि जिस लूट में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग शामिल हों, उसकी जांच क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदारी से करा सकते हैं? अगर इतने ईमानदार थे तो हर सप्ताह जाते थे और लूट और चोरी की पता क्यों नहीं लग पाई आपको? और दूसरी बात, बिना एफआईआर किए आपने एसआईटी बना दी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने एसआईटी बना दी। एसआईटी पर भी सवाल है। एसआईटी इतने दिन जांच करके आई तो क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि 5 तारीख को ही अविनाश के घर से 20 लाख रुपए रिकवरी हो गया, फिर 6 बीत गई, 7 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस घोटाले, घपले और लूट को उजागर किया, और उसके बाद चंपत राय जी आते हैं प्रेस के, मीडिया के सामने और कहते हैं कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। क्या इसी आधार पर इस चंपत पर एफआईआर करके जेल में डालकर और पुलिस की लाठी पड़े तो ये बोलेगा नहीं? यहां कानून सुस्त। हम तो कहते हाफ इनकाउंटर कर दो, हम तैयार हैं, करिए आप हाफ इनकाउंटर, तो बहुत माहिर है ना हाफ इनकाउंटर में। चलाइए बुलडोजर। बाबा जी का बुलडोजर कहां चला गया? जब अपने घर के, अपने खुद के लोग फंस गए तो भूल गए बुलडोजर। अब आए बाएं साएं भाषण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके। 20-25 दिन होने वाले हैं, आपको यह पता नहीं लग पाया कि आरोपी कौन है, किसको नौटंकी दिखा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा दिनेश जी, हम लोग भी खैर गलत कर रहे हैं। हम लोग इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान राम के ना हुए, उनकी चरण पादुका चोरी कर ले गए हो, मुकुट चोरी कर ले गए हो, उनका दानपात लूट लिया हो, उनसे उम्मीद करना कि ये उन लुटेरों को पकड़ेंगे। कोई अपने आप को पकड़ता है? आपने सुनील साजन कहता है कि हम चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, सभी अनुषांगिक संगठनों को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब दिनेश जी इस ट्रस्ट को आप देखेंगे तो इस ट्रस्ट में क्या बीजेपी के लोग नहीं हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं? और हम दूसरी बात कह रहे हैं, उससे बड़ी बात कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में। दिनेश जी, प्रभु राम के दान पात की लूट में आज जो चुप्पी साधे हैं ये सब हिस्सेदार हैं। जो नहीं बोल रहे हैं ये सब हिस्सेदार हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर से लेकर के जहां जहां तक भी ये बैठे हैं, सब हिस्सेदार हैं। और हिस्सेदार नहीं हैं तो बोलिए ना। आपको ये लगता है क्या मजबूरी, ये चोर लुटेरे क्या भगवान राम से बड़े हो गए? क्या मजबूरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे हमारे नेता के कारण शुरू हुआ है, भगवान राम की कृपा से शुरू हुआ है। अखिलेश यादव के प्रेस करने की वजह से और उनके मामले के सामने आने की वजह से, वरना सब चुप्पी साधे हुए थे और उनको सबको आप शामिल मानते। अब जरा इसका जवाब ले लूं सुनील साजन जी, उसके बाद आपके पास आता हूं जरा आता हूं। दिनेश जी नहीं 10 सेकंड ले लीजिए। हाँ 10 सेकंड ले लीजिए। देखिए, ये लोग इसलिए पहले दिन से जान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद पर कब आरोप लगा था? इनके चंदा चोरी पर कब आरोप लगा था? जमीन घोटाले पर कब आरोप लगा? जमीन घोटाले में भी तो एसआईटी बनाई थी योगी आदित्यनाथ ने। क्या हुआ उसका? उसकी रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हो आप, और बता रहे हो कि जो राम पर सवाल कर रहे हैं और अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या और भगवान राम को कोई नहीं बदनाम कर रहा है, अरे आपको बदनाम कर रहे हैं, लुटेरों को, चोरों को, अच्छा रामद्रोहियों को। ठीक है, और उनको करते रहेंगे। ठीक है, ये आरोप बहुत पुराने लगते रहे। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है। बिल्कुल है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राम से कहाँ मतलब है, वो तो 1985 में जो है लेकर आए अपने मैनिफेस्टो में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे 1959 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रतिनिधि सभा में गुरुजी ने 1959 में इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया था। पैदा नहीं हुए थे तब आप। हमें मत बताइए वो रंगे हुए सियार, मुझे लगता है जो शब्द है उसका क्लासिक एग्जाम्पल मुझसे तीसरी विंडो में ही बैठा है।
जिनकी पार्टी की पैदाइश चोरी पे आइए, लूट पे आइए। बीच में नहीं, कोई नहीं बोला इनके बीच में। ये तो मैं लेकिन लूट पे आइए, लूट पे, इधर उधर नहीं भागने देंगे। आप व्यक्ति ना आपको ना चंपत को भागने किसी को नहीं देंगे। मुझे वो चोर उचक भागने नहीं, मैंने उनको बोला कि आपने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, आप ये मैं आपसे कहता हूं, आप अपने तथ्यात्मक बातें रखिए प्लीज। दिनेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं किसी के बीच में 1% नहीं बोला। सुनील साजन जी, धैर्य से सुनिए, आपके पास आता हूं, पॉइंटर नोट कर लीजिए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पे ना करे। वही रंगे हुए सियारों वाली सियासत है कि जिन पार्टियों की पैदाइश ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ हुई, वो भाषण दे रहे हैं। सवाल पूछने की बात यह है कि पूरा देश पिछले 15 दिन से पूछ रहा है, 24 दिन से, और पूछे, और मैं तो चाहता हूं आप भी पूछे, क्योंकि बेशक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आप जो है मतलब एक क्या कहा जाए, आप उनके बच्चे हैं जैसे हैं, तो कुल मिलाकर सवाल पूछने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज तक जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहां पर दर्शन करने नहीं जा पाए, गोरखपुर से लखनऊ आते हुए अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं घुमाते, वो आज कहते हैं कि नहीं हम तो राम भक्त हैं। हाँ खैर, बच्चे तो हो, एक बच्चे लायक बच्चे होते हैं जो हम, एक नालायक बच्चे होते हैं जो आप हैं। अब आते हैं गोली मारने पर, इन्होंने कहा हाफ एनकाउंटर कर दो। आपके तो डीएनए में है ना। मैं कहता हूं कि जो चंदा चोर है वो तो जेल जाएगा, और उसके साथ कानूनी तौर पर जो भी सलूक होना चाहिए, चंदा चोर नहीं, चढ़ावा चोर। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलाना तो आपके डीएनए में है। लेकिन अब मैं इसको मैं अब चोरी पर तो गोलियां नहीं चलवाई। मैं डॉक्टर प्रवेश चौधरी, चोरी के लिए तो पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है उनका डॉक्टर प्रवेश चौधरी, ठीक है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, मैं आपके पास आते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। लगातार मुझे बात करनी है, लगातार, हाँ आ रहा हूं, आपके पास भी आता हूं। लगातार ये बात मेंटेन की जा रही है वीएचपी की तरफ से कि जो भी गुनहगार है उसको छोड़ा ना जाए। बहुत सारी बातें अब सरफेस पर आ चुकी हैं, जैसे कब ये बात सतह पर आया, क्या दिखा था उस समय जब छापा पड़ा था, कितना सीजर हुआ था, उसके बाद कहा गया कुछ उल्लेखनीय नहीं है। बैंक ने फ्लैग किया था लेकिन उसको मना कर दिया गया कि रोटेशन नहीं होगा। काग भुसुंडी जी जिनकी चर्चा हो रही थी वो कहां से मिले थे, इत्यादि इत्यादि। क्या इसके बाद यह आवश्यक था कि कम से कम विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष पद पर वो ना रहें? चंपत जी के संदर्भ में पूछ रहा हूं। नहीं, विश्व हिंदू परिषद में काम करते हुए उनकी भूमिका क्या है और न्यास का प्रबंधक होने के नाते उनकी भूमिका क्या है, दोनों की भूमिका अलग है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि विश्व हिंदू परिषद कोई न्यास की प्रवक्ता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की आवाज़ उठाता है, हिंदू समाज के मुद्दों पर काम करता है। दिनेश जी, 1 मिनट मुझे बोलने देना प्लीज़। दिनेश जी, जब कोर्ट से ऑर्डर आया और कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका का निर्वहन वहाँ कर लिया। यानी कि कोर्ट में लंबे समय तक संघर्ष और सारी चीज़ें होने के बाद विश्व हिंदू परिषद का एक चैप्टर समाप्त हो गया। दूसरे चैप्टर के लिए न्यास ने चिट्ठी लिखी और न्यास ने कहा कि भाई निधि का समर्पण कराइए क्योंकि राम मंदिर का निर्माण करना है। तब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निकले और जाके निधि समर्पण अभियान चलाया और बहुत सारा धन इकट्ठा करके न्यास को जमा कर दिया। दूसरी भूमिका हमारी समाप्त हो गई। तीसरी भूमिका तब आई जब न्यास के ऊपर प्रश्न खड़े करे अखिलेश यादव और तमाम लोगों ने। हमने न्यास से कहा कि आप एसआईटी करिए। एसआईटी हुई। एसआईटी के अंदर जो लोगों को अपराधी के रूप में लाया गया उनको लाया गया। हमने कहा, फिर चौथी भूमिका में विश्व हिंदू परिषद आया, बोले इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर हुई। हम आज भी कह रहे हैं समग्रता में जांच होनी चाहिए, संपूर्णता में जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू पर जांच करनी चाहिए और जल्दी जांच होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में जाते हुए जो भी अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए। जब भी किसी के खिलाफ जांच चल रही हो या वो सवालों में हो तो उसको महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहना चाहिए, नैतिक रूप से भी नहीं रहना चाहिए, इससे जांच प्रभावित होती है इसलिए भी नहीं रहना चाहिए। चंपत जी के मामले में ये क्यों दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इस्तीफा देने में भी विलंब किया, 20-25 दिन उसमें हो गए, फिर वो इस्तीफा भी स्वीकृत नहीं हुआ है, वो ट्रस्ट की मीटिंग में स्वीकार किया जाएगा और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष पद पर भी वो बने रहेंगे। तो फिर इस तरीके से तो सवाल उठने को एक तरीके से न्योता नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैंने जो कहा था कि आलोक कुमार जी ने क्या कहा था खासतौर से विपक्ष को लेकर, वो जरा दिखाइए। अतुल लोंढे पाटिल जी के पास जाना है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों की जांच हो जाएगी, पर समाज इस बात को भी पहचान रहा है कि कौन राम भक्त है और कौन इतने वर्षों तक उसके खिलाफ रहने के बाद में अब 2027 के चुनाव के लिए
राम जी का नाम ले रहा है। मैं जानता हूँ कि हिंदू समाज उनको पहचानता है और उनको कोई भी प्रोत्साहन इस गलती का नहीं मिलेगा। अतुल लोंढे पाटिल जी, सुना आपने? हाँ, मैंने सुना, और शायद उनको ये कहना है कि भाजपा के लिए प्रभु रामचंद्र राजनीति इस्तेमाल और लूट का जो एक बना हुआ है वो उसके बारे में कह रहे होंगे, क्योंकि हम तो वो है कि हमने शिलान्यास भी कराया था, 62 एकड़ जमीन दी थी, तब इनका भंडारी नाम का एक उपाध्यक्ष था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। हमने यही कहा था कि जो भी मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सबने उसको मान लिया। अभी प्रभु रामचंद्र को हम प्रजाहित दक्ष राजा कहते हैं। अपने रानी को, माता सीता को भी वन में जाना पड़ा था। यहाँ तो ब्रजभूषण शरण सिंह 1000 महिलाओं का खराब करता है, उन महिलाओं को घसीटा जाता है, लेकिन प्रभु इसको ब्रजभूषण शरण को छोड़ दिया जाता है। प्रज्वल रेवन्ना को के लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। कितने सिरे से लाए प्रदीप कुरुलकर से लेकर, कितने, यानी ये देशभक्ति के नाम पर इस देश को लूटने का, इस देश के सीक्रेट को देने का काम इन्हीं संस्थाओं के लोगों से कह रहे हैं, और ये बेशरम की तरह सवाल हमें पूछ रहे हैं। कौन है प्रवीण तोगड़िया जी? का क्या हुआ? हमारे नागपुर में काफी बार आते थे, मेरी तो व्यक्तिगत पहचान भी। सुनिए ना, प्रवीण तोगड़िया जी को क्यों भागना पड़ा, क्यों अपनी जान बचानी पड़ी? यहाँ वहां भागकर, ऑटो में भागकर गए थे वो, कुछ बताई थी स्टोरी उन्होंने। नहीं, लेकिन फिर ये सब प्रमाण अदालत के पास क्या हुआ था? जाकर, मैं तो ये भी कहता हूं अतुल लोंढे पाटिल जी, सुनील साजन जी से भी, आपसे भी, कि अगर जांच प्रक्रिया को लेकर भी ऐतराज है तो अदालत के दरवाजे कहां बंद हुए हैं? क्यों नहीं जाया जा रहा है वहां पर? क्या वाकई इसमें कुछ चीजों को राजनीति करने के लिए स्कोप में रखा गया है? हाँ सर, 20 सेकंड। हम किसी स्कोप में नहीं रखते। प्रभु रामचंद्र के यहाँ जो हुआ है पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदू समाज देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। आप एक मुझे बात बताइए, ये दीपक पाटिल जो है, इन्होंने शिकायत की है, क्यों इनकी शिकायत एसआईटी नहीं ले रही है? क्यों हमारा दबाव आने के बाद ही संजय सिंह को एसआईटी ने बुलाया? विपक्ष दबाव के बाद ही बुलाया ना, तो बुलाने को तैयार नहीं थे। दीपक पाटिल ने जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जो लैंड खरीदी गई है कर्नाटक तो में, आपने भी ये कहा कि संजय सिंह जो वहां गए वो असल में आपके दबाव के बाद संभव हुआ, और यहाँ सुनील साजन जी ने भी कहा कि ये मामला आया ही प्रकाश में तब जब उनके नेता ने इस बारे में दुनिया को बताया। अब जरा यहाँ पर यह भी देख लीजिए, राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास की TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा। दिनेंद्र दास ने कहा, गोपाल जी राव ने ही राजनीति कर दी है। अब ये प्रमुखता से नाम दिनेंद्र दास जी, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, वो कह रहे हैं कि असल में ये सब किया गोपाल जी राव ने, पैसे के लेन देन में रहते हैं, उनकी ही भूमिका है। ट्रस्ट के सभी सदस्य और पदाधिकारी सामान्य रूप से मंदिर में आना जाना उनका चल रहा है, या फिर अभी इस प्रकरण के होने की वजह से उसमें कुछ रुकावट भी आई है? हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। ट्रस्टी में कोई एक और गोपाल जी शिव को उलझा देते हैं, और लगभग सब सही ठीक चल रहा है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी आते हैं, कुछ काम देखते हैं? चंपत अनिल मिश्रा में सारे बातचीत करते, जो बात करते वो बात मान भी लेते हैं, और हमेशा राम जी पर विश्वास बनाए रखें और बनाए रखेंगे, इसमें कोई कमी आएगी नहीं। केवल गोपाल ही राजनीति कर दिए। गोपाल जी, आपको लगता है कि वो राजनीति कर दिए हैं कुछ आकर? जिसे रामलाल उत्तर प्रदेश के हैं ना, रामलाल जो है अयोध्या जितना मानेंगे वो बाहर उतना थोड़ा मान पाएंगे। मुख्य चीज तुलसी को मानता है, राम जी का मामला है। जो राम जी को मान रहा है उसी को मान लेंगे, जो पैसा को मानने वाले हैं कभी राम जी को नहीं मानेंगे। यह अयोध्या की परंपरा है, हमारे वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को बनाए रखना जरूरी है, और चंपत राय वैष्णव संप्रदाय की परंपरा जान रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे। तो गोपाल जी राव का, आप चूंकि कर्नाटक से आते हैं इसलिए आपको उन पर लगता है कि भरोसा नहीं है? और जब पैसा का लेन देन में चला तो दिक्कत पड़ेगी ही। तो उनकी तरफ से है, और आपको लगता है कि उनसे दिक्कत है थोड़ी? और उसको तो हम सपने में नहीं चाहते। तो ये चंपत राव जी को उस तरह से चंपत राय को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, बल्कि गोपाल जी राव को खड़ा कर रहे हैं। और उधर तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोष का मामला है तो फिर वो जो कोषाध्यक्ष हैं वो कहाँ हैं, उन पर बात होनी चाहिए।